बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज माय व्यूअर्स, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 का, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। बेसिकली ये जो टेक्निक्स हैं, ये इनको बेसिक टेक्निक्स भी कहा जाता है, इनको सेपरेटिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है, इनको प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी कहा जाता है। ये सारी टेक्निक्स के नाम हैं जो आज हमने पढ़ने हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इट मींस कि ऐसी टेक्निक्स को हम बेसिक टेक्निक भी बोल रहे हैं जो हमने लैब में यूज करनी ही करनी है। जब भी स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री में जाते हैं, जब हम सब लेबॉर्ट्री में जाते हैं, तो हमने इन टेक्निक से गुजरना ही गुजरना है, ठीक है ना। चाहे इन सब टेक्निक से नहीं गुजरेंगे तो किसी एक से तो हमने गुजरना ही गुजरना है इस टेक्निक से। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स के तजर्बा, हम अपने तजर्बे से क्या सीखते हैं, क्या चीज़ गेन करते हैं। एनालिसिस किसे कहते हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो इन सारी टेक्निक्स को जो केमिस्ट्री डील करती है उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसका तबसरा मैं चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुका हूँ। क्वांटिटेटिव मिकदारी तज्जिया, क्वालिटेटिव मयारी तज्जिया, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस, मयारी तज्जिया। तो क्वांटिटेटिव क्या होते हैं कि जिसके अंदर हम सैंपल के अंदर छुपे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एस्टिमेट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटी उसकी मेजर करते हैं, और सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो वो हो जाएगी हमारी क्वालिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन एक जनरल एनालिसिस करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, हम किन किन बातों से गुजरते हैं, वो जरा आज हम पढ़ते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या है, अक्सर शॉर्ट आंसर आता है 2 नंबर का, वो जरा देखें। A complete quantitative analysis involves the following steps। कौन कौन से स्टेप्स है जी? Obtaining a sample for the analysis, कि सबसे पहले आपके पास सैंपल हो एनालिसिस के लिए। ये ना हो कि आप हवाओं से बातें कर ले वाटर में जाकर, पहले आपके पास सैंपल होना चाहिए। यू हैव टू गेन सैंपल। सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट, आपने जो सैंपल गेन किया है एनालिसिस के लिए, उसके अंदर जो आपके डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट है, जिनकी आपको जरूरत है, उनको आप सेपरेट कर देंगे बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, पॉइंट 2, ठीक है जी। पॉइंट 3 क्या है कि जब आपने अपने डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर दिया, तो फिर आपने पेपर वर्क करना है कि कितने ग्राम मैंने सैंपल लिया था, कितने कितने ग्राम इसमें इंप्योरिटीज निकली है, क्या क्या इसमें से निकला है, वो सारा आपने पेपर वर्क क्या कर लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया उसका, ठीक है। यहां तक तो आपका पॉइंट नंबर 3 तक तो काम मुकम्मल हो जाता है, रिजल्ट भी लिख लिए सारे। चौथा पॉइंट आता है ड्राइंग कंक्लूजन, कि आपने अपने तजर्बे से सीखा क्या, क्या कंक्लूड किया आपने, क्या नतीजा अखज किया आपने। मसलन कि मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि मैट्रिक का रिजल्ट तो सबका आ गया, ठीक है ना। अब मैट्रिक के रिजल्ट से बच्चों ने क्या सीखा कि अगर हम ड्रामास ना देखते, हम अगर एग्जाम के डेज में हम फुटबॉल ना खेलते, हम पतंगबाजी ना करते, तो शायद हम अच्छे नंबर गेन कर लेते। ये उनकी कंक्लूजन थी। रिजल्ट तो सबका आया, काम तो सबने किया, आपने अपने तजर्बे से सीखा क्या, व्हाट यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया आपने, ठीक है ना। तो वो आपने लिखते नहीं है, हमने अपने तजर्बे से सीखा क्या, हमने सैंपल लिया था, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, और अब हम अगर वहां जाएंगे तो हमें यही चीजें मिलेगी। ये कंक्लूजन है आपका, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है ना। आपके सिलेबस में फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, और भी होती है, डिस्टिलेशंस भी होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होती है, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होती है। ये सारी टेक्निक्स बेसिक ही हैं। लेकिन आज हम पहली टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, वो है फिल्ट्रेशन। जरा देखिए, फिल्ट्रेशन सिंपल सी बात है, जैसे आप किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, ठीक है ना, चाय की पत्ती को स्टेन करते हैं, ठीक है ना, तो सिंपल फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब तो हर एक को पता होता है, फिल्टर करना। हमारे जो ये किडनीज हैं, ये भी हमारे ब्लड को फिल्टर करती रहती हैं, ठीक है ना।
ये भी के फिल्ट्रेशन लगा है हमारी बॉडी में। तो फिल्ट्रेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स और सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन या लिक्विड, किसी भी माया, पानी समझ लें आप, आपके पास पानी है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, कौन से? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल जो हल नहीं होते, सस्पेंडिकल जो लटक रहे होते हैं, इधर उधर ब्रूनिंग मोशन शो कर रहे होते हैं, इनसॉल्युबल जो नीचे बैठे होते हैं, सस्पेंडेड जो इधर उधर फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स को लिक्विड में से सेपरेट करना क्या यूज करके? बाय यूजिंग सूटेबल फिल्टर मीडिया। बाय यूजिंग सूटेबल फिल्टर मीडिया, कि आप एक सूटेबल फिल्टर मीडिया यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए एक लिक्विड या सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे आप चाय को आपने स्टेन करना है तो आप मखमल का दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं, अक्सर पहले जमाने में होता था, या आप स्टेनर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ना, फिल्टर मीडिया तो दो हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब फिल्टर मीडिया हमारे पास दो तरह के हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, या तो फिल्ट्रेशन कर ले फिल्टर पेपर के थ्रू, या कर ले फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। क्रूसिबल बर्तन नुमा कोई चीज होती है तो फिल्टर क्रूसिबल बोलते हैं। तो पहले बेटा हम बिस्मिल्लाह करते हैं किससे? फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर से। कहता है कि ये एक डायग्राम मैंने पहले बनाई हुई है, ये स्टैंड है, ये रिसीविंग बीकर है, ये हमारे पास फनल है, ये फिल्टर पेपर अंदर डिप किया हुआ है, ये ब्लू वाला, ठीक है जी, फिल्टर पेपर है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहा है यहाँ पर, ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर इंप्योरिटीज है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर उड़ेल रहे हैं इसको, ये रॉड है, ग्लास रॉड, जो शेक करेगा, यहाँ से रास्ता खुलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्यूशन यहाँ से पास आउट होगा। ऐसा सॉल्यूशन जो फिल्टर पेपर से पास आउट हो उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और आफ्टर फिल्ट्रेशन जो फिल्टर पेपर के ऊपर इनसॉल्युबल मटेरियल बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है जी। ये तो मेन चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये हमारी स्टेम होती है, रिम होता है उसका, फनल का, ये स्टेम है, ये टिप है, और ये रेजिड्यू आ गया, और ये फिल्ट्रेट। ये सिंपल सी बात है, ये बीकर थी, हमने इसको इसके अंदर डाला, ये फिल्ट्रेट हो गई, ठीक है ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इसके ऊपर आ गए। क्लियर। अब पहला पॉइंट वो कहता है हमें डिफरेंट पोरोसाइड्स आर पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर इज अवेलेबल। कहता है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट पोर्स के फिल्टर पेपर अवेलेबल हैं। पोर्स क्या होते हैं? सुराख, मसाम जिसे बोलते हैं। जैसे एग शेल के ऊपर मसाम है, ये हमारी बॉडी के ऊपर मसाम होते हैं जैसे पसीना बाहर आता है। कहते हैं कि डिफरेंट पोर्स के फिल्टर पेपर अवेलेबल है मार्केट में। आप अपनी पसंद का फिल्टर पेपर चूज कर सकते हैं अपने रेजिड्यू के साइज को देखते हुए, प्रेसिपिटेट के साइज को देखते हुए। दूसरा, स्लो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ये यहां पर इकट्ठा होता है। मींस के आप सो जाएं या आपको फिल्टर पेपर भी समटाइम चेंज करना पड़ता है, वो फट जाता है नीचे से। अगर फिल्टर पेपर काफी अगर जो प्रेसिपिटेट्स है वो काफी नोकदार है तो फिल्टर पेपर फट भी जाता है, फिर आपको स्टॉप करना पड़ता है, फिर नया फिल्टर पेपर लगाना पड़ता है आपको। काफी स्लो प्रोसेस होता है ये वाला। The filter paper must be large so that it is 1/4 to 1/2 full of total precipitate at the end of filtration। इस जरा पॉइंट को समझिएगा कि ये देखें, ये हमारे पास फर्ज करें अंदर फिल्टर पेपर टिप है, ठीक है जी। ये क्या है जी? फिल्टर पेपर हमारे पास अंदर लगा हुआ है फनल के अंदर, ठीक है ना। आप के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे इनसॉल्युबल, इसका अगर आप हाफ करें 1/2 तो ये होता है 1/2 का हाफ करें तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है ना। वो कहता है प्रेसिपिटेट्स या तो यहां तक आए हो या यहां तक आए हो एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन खत्म होने तक, ठीक है ना। या तो फिल्टर पेपर का 1/4 हो या फिल्टर पेपर का 1/2 हो एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। तो ये वो प्रिकॉशंस दे रहा है फिल्ट्रेशन की। वो कहता है funnel should be so large that its upper rim is approximately 2 cm above the edge of the filter paper। देखिए जरा, ये इसका रिम है, ठीक है ना, ये बड़ा है, यानी कि फिल्टर पेपर अंदर 2 सेंटीमीटर डीप हुआ हुआ है, ठीक है ना। फिल्टर पेपर बाहर नहीं निकला हुआ, फिल्टर पेपर अंदर क्या है? डीप है फनल की रिम के अंदर जो होता है सर्कमफेरेंस
फनल का, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर डिप हुआ हुआ है फिल्टर पेपर, ठीक है ना। फिल्टर पेपर को मीन से समझने के लिए बाहर नहीं होना चाहिए फिल्टर पेपर, जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं वो अंदर डिप हो, और कितना डिप हो, 2 सेंटीमीटर रिम से। The stem of the funnel should be several centimeter long. It goes down to receiving beaker. देखें, वो कहता है कि ये स्टेम है हमारी, ठीक है ना। वो कहता है कि ये रिसीविंग बीकर के अंदर कुछ सेवरल सेंटीमीटर डिप हुई हो, ठीक है ना। ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये, मैं यहां बताता हूं कि ये हमारे पास बीकर है और ये फनल की स्टेम शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये अंदर धंसी हो, ये बाहर निकली हुई है, ये स्टेम अंदर रिसीविंग बीकर के धंसी हो गई हो, ठीक है जी। फिर वो कहता है जी, द टिप ऑफ द फनल शुड बी टच्ड इनसाइड द बीकर टू अवॉइड स्प्लैशिंग। कहता है कि ये जो हमारे पास ये फनल है, ठीक है ना, मैं फनल को जरा इस तरह लगा देता हूं, ये, ठीक है जी। ये रिसीविंग बीकर, ये फनल। कहता है कि देखिए यहां से फासला है ना दोनों साइड से, कहता है ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेम है, स्टेम ऑफ द फनल, ये टिप ऑफ द फनल शुड बी टच्ड इनसाइड द रिसीविंग बीकर वाल, क्योंकि जब भी आप कोई फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाल से ट्रैवल करता हुआ कलेक्ट होता रहेगा। अगर तो वाटर कर रहे हैं, सिंपल सा आप कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप टॉक्सिक केमिकल कर रहे हैं, तो फिर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर फिल्ट्रेट, तो जो ड्रॉप यहाँ पर गिरेगा तो छींटे पड़ेंगे, स्प्लैशिंग होगी। कहते हैं जैसे पैबल एक पत्थर फेंकते हैं वाटर में तो छींटे पड़ते हैं, इस तरह यहाँ भी ये काम हो सकता है। इस तरह जब आप अगर साथ लगा देंगे रिसीविंग बीकर के, तो फिर स्प्लैशिंग से बचा जा सकता है। फिर यहाँ से ट्रेवल करता करता आस्ता आस्ता यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा। ये तो थी प्रिकॉशंस, ठीक है ना, कि आपने फिल्ट्रेशन करनी कैसे है। अब जरा हम बात कर लेते हैं फिल्टर पेपर के बारे में। फिल्टर पेपर को पहले हमने करना है फोल्ड। फोल्ड कैसे करना है जरा देखें कि ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ फिल्टर पेपर है, ठीक है ना। आपने इसको इसके डायमीटर के अगेंस्ट इसको आपने एक फोल्ड करना है, ठीक है ना। 1 फोल्ड करेंगे तो ये देख लें आप 2 लेयर्स आएंगी आपके पास, ठीक है जी। ये 2 लेयर्स आ गई और ये एक फोल्ड कर लिया। अब आपने एक और फोल्ड करना है जी, एक और फोल्ड कर लिया आपने, ठीक है जी। और एक फोल्ड को जरा आपने खींच देना है, ये ऐसे करके, जरा ये ऐसे करके, ऐसे करके खींच देना है ऊपर की तरफ। ये जब एक फोल्ड करते थे तो 2 लेयर आती थी, जब 2 फोल्ड किए तो ये 4 लेयर आ गई हैं। 1 2 3 और 4 करके देख लीजिएगा आप। तो आपने ऐसे इसको, ये फिल्टर पेपर को बना देनी है, और जो फनल का रिम होगा उसको हल्का सा मॉइस्ट करना है, आपने गीला करना है, अंदर मजबूती से इसको चिपका देना है, ठीक है ना, मजबूती के साथ। अगर आप नहीं चिपकाएंगे तो फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी। अब देखिए मैंने एक फोल्ड को ऊपर खींचा क्यों है, इसलिए खींचा है क्योंकि मैं यहाँ पर एपेक्स एंगल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो ग्रेटर देन 60 होता है, ताकि फनल इजीली अंदर डिप हो जाए, मतलब फिल्टर पेपर अंदर इजीली फिट हो जाए, ठीक है ना। एपेक्स एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री। और जब आप मॉइस्चर कर लेंगे फनल को तो प्रेस टाइटली कर देना है, अगर प्रेस टाइटली नहीं करेंगे तो फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। इसके बाद है जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, वो कहता है ये आम सही फिल्टर पेपर होता है, इसको हमने क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करेंगे, ये आपने इसको फिर फोल्ड कर लिया, ठीक है जी। और इसको इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट देनी है, जैसे बचपन में हम अल्टरनेट एलिवेशन के साथ इधर मोड़ के हवा लेते थे ना, फैन लाइक अरेंजमेंट थी। इस तरह आपने इसको मोड़ देना है। ये हम मोड़ते हैं जी इसको, ये देख लें आप, हमने ऐसे कर लिया इसको, जब डायमीटर के अगेंस्ट देंगे, फिर हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना। फिर इसको ऐसे कर लेंगे और फिर इसको इस तरह कर लिया आपने, फैन लाइक अरेंजमेंट बना ली। और जैसे ही हम इसको खोलेंगे, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर बन जाएगा, फ्लूटेड फिल्टर में, जिसको सरबटें पड़ी होती हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको लगा लेंगे। अगर आप खुद करते हैं, जो कागज है मेरे पास, तो फिल्टर पे इजीली फैन लाइक अरेंजमेंट उसकी हो जाएगी, तो उसको आप फिबली मजबूती के साथ अंदर
प्रेस कर देंगे और कहा जाता है कि जब आप फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर आप भूल जाएं तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे क्रूज क्रूसिबल और सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।